हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो आपका रहने वाला है इकोनॉमी सब्जेक्ट से, इकोनॉमी जीएस के इकोनॉमी सब्जेक्ट से रहने वाला है। आई होप आप अपनी एसएससी फार्मेसिस्ट की प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। हम आपके लिए रेगुलर वीडियोस लेके आ रहे हैं, बाकी सारा कंटेंट हमारे ऐप पर अवेलेबल है। और यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 25 MCQs को जो आपके रहने वाले हैं फ्रॉम इकोनॉमी सब्जेक्ट से। ठीक है, इकोनॉमी का और इकोनॉमिक्स हम जिसको कहें वो आपके जो भी जीएस सेक्शन है उनमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आज हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि आपके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज और बेसिक इकोनॉमी कॉन्सेप्ट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपको इकोनॉमी सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। और ये जो सीरीज़ है आपको ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज में देखने को मिलेगी, ताकि जो हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हैं फार्मासिस्ट की और जो इंग्लिश मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इस पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर के अंदर में। चलो पहला सवाल आज हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला सवाल आज का है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज बिलोंग्स टू द प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो जैसा कि आप इकोनॉमी को जब पढ़ेंगे तो हमारी इकोनॉमी कई सेक्टर्स में डिवाइडेड है, जिसमें आपके प्राइमरी सेक्टर्स आ जाते हैं, सेकेंडरी सेक्टर्स आ जाते हैं, टर्सरी सेक्टर आ जाते हैं, क्वार्टरनरी सेक्टर्स भी आ जाते हैं, और एक पंचम सेक्टर भी होता है जिसमें और अलग सेक्टर्स आज के टाइम पर हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो बिलोंग करते हैं आपके प्राइमरी सेक्टर्स को। तो प्राइमरी सेक्टर्स को समझने के लिए आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट समझनी है कि कोई भी चीज़ रिसोर्सेस में हमारे अवेलेबल है, उसको अगर हम नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से ऑब्टेन कर रहे हैं, नेचर से उसको ऑब्टेन कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो आपकी किस में आती है, प्राइमरी सेक्टर्स में आती है। यानी कि रॉ फॉर्म में अगर हमें कहाँ से नेचर से मिल जाए, वो चीज़ एनवायरनमेंट से मिल जाए, हमारी प्राकृतिक चीज़ों से मिल जाए, वो आपकी प्राइमरी सेक्टर में आती है। तो क्या मैन्युफैक्चरिंग आपको नेचुरल या नॉर्मल फॉर्म से मिलती है? मैन्युफैक्चरिंग हम प्लांट, मशीन्स, केमिकल्स वगैरह का यूज़ करके करते हैं। बैंकिंग सेक्टर कैसा है, ये आपके नेचर से मिलता है, ये आपके नेचर से नहीं मिलता है। एग्रीकल्चर कैसा ऑप्शन है? कृषि का मतलब क्या है, अगर हम खेती बाड़ी करते हैं, नेचुरल चीज़ों में अपने खेत में उगाते हैं और हमारा नेचर से हमें मिलता है, और वही चीज़ हमारा क्या है, प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर में आता है। जैसे कि आपके अगर आप पशुपालन करते हैं तो पशुपालन किस में आता है, आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। फिश जो आप मछली पालन लोग करते हैं वो भी किस में आता है, आपके प्राइमरी एग्रीकल्चर में आता है। पशुपालन में मिल्क का प्रोडक्शन आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। लेकिन अगर आप मिल्क से क्या बना दें, आप घी बना दें, तो घी क्या हो जाएगा, अब घी को क्या किया आपने, प्रोसेस किया। प्राइमरी फूड से आपने क्या किया, सेकेंडरी प्रोसेस में बना दिया, जहां पर आपने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग की। जो रॉ प्रोडक्ट था उसको क्या कर दिया आपने, चेंज कर दिया। तो घी आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर के अंडर में आ जाएगा। लेकिन मिल्क आपका कैसा है, प्राइमरी सेक्टर है। तो यहां पर हमारा प्राइमरी सेक्टर कैसा है, आपका एग्रीकल्चर। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। प्राथमिक क्षेत्र में सीधे पृथ्वी प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण और कटाई शामिल है। इसमें कृषि, खनन, वन की, मछली पकड़ना शामिल है, और ये हमारे प्राइमरी सेक्टर के अंडर में आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग आपकी बिलोंग करती है सेकेंडरी सेक्टर को। इसके अलावा बैंकिंग, जहां पर सर्विस आती है, यानी कि डायरेक्ट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट टू प्रोवाइडिंग द सर्विसेज बाय देयर स्किल्स, इस कम्स अंडर द टर्सरी सेक्टर। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स रहते हैं आपके इकोनॉमी के अंदर। चलो अगला सवाल देखते हैं। एन इकोनॉमी इन विच बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर को एग्जिस्ट इज कॉल्ड। यानी कि हम यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में समझे, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र सह अस्तित्व में हो, क्या कहलाती है। सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, यानी कि किसी देश के अंदर प्राइवेट प्लस पब्लिक सेक्टर आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो हम इसको समझते हैं बेसिकली टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में, जिसके अंदर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। तो एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर आपकी पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर आपस में मिलजुल के काम करते हैं, यानी कि वहां पर दोनों चीजें देखने को मिलती हैं, तो वो कैसी अर्थव्यवस्था कहलाती है। कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केवल और केवल प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट ओनरशिप की क्या होती है, भागीदारी होती है। जैसे आपकी यूएसए की हो गई, ब्रिटेन की हो गई, ये सब कैसी हैं, ये प्राइवेट कहा जाए तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंडर में आती हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का रोल होता है, यानी कि
गवर्नमेंट एक ऐसी है जो सब चीज डिसाइड करेगी उस पूरे के पूरे कंट्री के अंदर, सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट की होंगी, किसको क्या करना है, कैसे करना है, तो वो सब कहाँ डिसाइड करेगी, वो सोशलिस्ट इकोनॉमी कहलाती है। अब आती है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर प्राइवेट की भी चीज़ें अवेलेबल होंगी और गवर्नमेंट की भी चीज़ें अवेलेबल होंगी। फॉर एग्जांपल हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो आपकी मिक्स इकोनॉमी है, यानी कि यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं गवर्नमेंट फैसिलिटीज़, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं और साथ ही साथ आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, साथ ही साथ आपके प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो यहाँ पर हमें दोनों के बीच में बैलेंस देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ हमारे इंडिया के अंदर ना तो कंप्लीट पूंजीवाद है और ना ही कंप्लीट समाजवाद है। तो यहाँ पर हमारे इंडिया के अंदर देखने को मिलती है मिक्स्ड इकोनॉमी, और जहाँ पर आपकी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स को एग्जिस्ट करें एक साथ, वो इकोनॉमी कहलाती है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद और समाजवाद दोनों की विशेषताएं होती हैं। राज्य, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी उद्यम दोनों अर्थव्यवस्था को निर्देशित करते हैं। भारत इसका प्रमुख उदाहरण है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अगला सवाल हम देख लेते हैं। मांग के नियम के अनुसार यदि किसी सामान्य वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग आमतौर पर क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी? यानी कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड इफ द प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड्स इंक्रीज इट डिमांड्स यूजुअली। अब देखो ये क्वेश्चन आपका डिमांड एंड सप्लाई से है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी आपकी थ्योरी हमारे ऐप पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप। हम पहले सिंपल लैंग्वेज में थ्योरीज को कवर कराते हैं और देन उसके बाद में एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कराते हैं यूट्यूब के ऊपर। तो सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ डिमांड यानी कि मांग के नियम के अनुसार अगर किसी नॉर्मल गुड की कोई भी कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल हम पेट्रोल की बात कर लेते हैं या फिर किसी नॉर्मल चीज टमाटर की बात कर लो, अगर उसकी प्राइस जो है इंक्रीज हो गई, प्राइस उसका इंक्रीज हो गया, तो क्या चीज़ हमें देखने को मिलेगा? अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड में हमें क्या देखने को मिलेगी? गिरावट देखने को मिलेगी। तो अगर आज टमाटर महंगा है तो बिना टमाटर के भी सब्जी बन सकती है, तो क्या होगा? उसकी डिमांड में क्या हो जाएगी? डिक्रीजमेंट हो जाएगी। तो जब किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी गुड्स की प्राइस इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड यूजुअली कैसी हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी विल योर करेक्ट आंसर। ठीक है, मांग का नियम कहता है कीमत और मांग की गई मात्रा के बीच में एक विपरीत संबंध होता है। अन्य बातें सामान्य रहने पर जैसे कीमत बढ़ती है मांग कम हो जाती है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। द सर्विस सेक्टर इज ऑल्सो ट्रेडिशनली नोन एज, सेवा क्षेत्र को पारंपरिक किस रूप से क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो देखिए हमने पढ़े अपने जो मेजर हैं वो आपके 3 सेक्टर हैं। प्राइमरी सेक्टर जो आपका जुड़ा हुआ है सीधे सीधे नेचुरल चीज़ों से, सेकेंडरी सेक्टर रॉ मटेरियल को यूज़ करके मैन्युफैक्चरिंग करके हम क्या करते हैं, चीज़ों को बनाते हुए आपके सेकेंडरी सेक्टर में जाते हैं। अब आपका जो मेन है यहाँ पर टर्शरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो टर्शरी सेक्टर बेसिकली आपका जुड़ा हुआ होता है सेवाएं यानी कि सर्विस से। ठीक है, सर्विसेज जहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा वो आपकी कैसी होंगी? टर्शरी सेक्टर की होंगी। अब सर्विस या सेवाएं होती क्या है? देखिए अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम अपनी स्किल यूज़ करके आपको क्या कर रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं, हम अपनी स्किल यूज़ कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। बैंक है, बैंक में आप पैसा जमा करते हैं, बैंक आपको सर्विस देती है, तो वो कैसे आ जाता है? टर्शरी सेक्टर के अंदर आ जाता है, इकोनॉमी के अंदर। हॉस्पिटल में आपका इलाज होता है तो हॉस्पिटल कैसी है? सर्विस सेक्टर के अंदर में आता है। आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो इंटरनेट कैसा है? सर्विस सेक्टर। आईटी से जितनी भी वो हैं वो सब कैसी है? सर्विस सेक्टर के अंडर में आती है। तो यहाँ पर क्या है? सर्विस सेक्टर आपका किस पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है, जिसको हम पारंपरिक या कहा जाए ट्रेडिशनली हम जिसको जानते हैं, तो सर्विस सेक्टर आपका जाना जाता है टर्सरी यानी कि तृतीयक क्षेत्र के रूप में हम उसको जानते हैं। क्लियर है? चलो अगला सवाल। Who is globally recognized as the father of economy? विश्व स्तर पर अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? यानी कि सिंपल शब्दों में कहें, किसे हम फादर ऑफ इकोनॉमी कहते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमी किसको कहते हैं, किसको जानते हैं? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स आपके जाने जाते हैं सोशलिस्ट विचारधारा के लिए कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। समाजवाद के जनक अगर हम कहें तो सोशलिस्ट विचारधारा किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। एडम स्मिथ नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमी और ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। इन्होंने एक बुक लिखी द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, द वेल्थ ऑफ नेशन। तो इनकी बुक के बेसिस पर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जो किसी कंट्री की इकोनॉमी को पहचानने के लिए रूल्स रेगुलेशन, यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें साइंस
ऑफ मनी, ठीक है, साइंस ऑफ मनी, ये वेल्थ ऑफ नेशन में बहुत अच्छे से समझाया गया है। और इसको पहली बार किसी ने अगर समझाया था वो थे एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ को हम क्या समझते हैं, आपके फादर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में समझते हैं। और अगर इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में इंडियन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोला जाता है, कौटिल्य को बोला जाता है। कौटिल्य और कोई नहीं, आपके चाणक्य इंडिया के फादर माने जाते हैं इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो एडम स्मिथ क्या थे, आपके एक स्कॉटिश इकोनॉमिक थे जिनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। और इन्होंने एक बुक लिखी 1776 में जिसका नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। और ये काफ़ी बड़ी फाउंडेशन बनी आपकी क्लासिकल फ्री मार्केट इकोनॉमिक थ्योरी की, ठीक है। चलो, और इसका कॉमन अगर कहें तो द वेल्थ ऑफ नेशन अगर नाम से आता है, हु इज द राइटर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, तो आपको नाम याद रहना चाहिए, कौन थे, एडम स्मिथ। अगला सवाल, द पॉइंट वेयर द सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व इंटरसेक्ट इज कॉल्ड, वह बिंदु जहां आपूर्ति वक्र और मांग का वक्र आपका प्रतिच्छेद करते हैं या काटते हैं, क्या कहलाता है। यानी कि आपका सप्लाई और डिमांड जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं द इक्विलिब्रियम पॉइंट। यानी कि जहां पर आपकी मांग और सप्लाई यानी कि डिमांड और सप्लाई के बीच में एक क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाती है, एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हैं, संतुलन बिंदु उसको कहा जाता है। तो ये पॉइंट कहलाता है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो बाजार संतुलन वह बिंदु है जहां उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई उत्पाद की मात्रा उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की गई मात्रा के बिल्कुल बराबर होती है। इस बिंदु की कीमत को हम संतुलन मूल्य कहा जाता है। क्लियर है यहां तक। चलो अगला सवाल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन बाय अ फार्मास्यूटिकल कंपनी फॉल्स अंडर विच सेक्टर। अब देखिए यहां पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। देखिए जहां अगर वर्ड आ जाता है आपका नेचुरल या मैन्युफैक्चर, ठीक है, तीसरा वर्ड आ जाता है आपका सर्विस, ठीक है, चौथा वर्ड आ जाता है हाई स्किल, ठीक, ऐसे ऐसे वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो जहां कहीं पर भी आपको नेचुरल चीजों से ऑब्टेन करी हुई जाने वाली चीजें मिले, किसी सेक्टर से पूछी जा रही हैं, वो आपका कैसा होगा, प्राइमरी सेक्टर, जहां पर प्राकृतिक कहा जाए रिसोर्सेज को, अपने जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करके हम कुछ भी अपने इकोनॉमी में यूज़ कर रहे हैं, वो आपका कैसा हो जाएगा, नेचुरल। और जहाँ पर भी किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है किसी भी कंपनी के द्वारा, किसी फर्म के द्वारा, वो आपका कैसा कहलाएगा, सेकेंडरी, यानी कि द्वितीय क्षेत्र। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, स्टील कंपनी हो, लोहा कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, कार कंपनी हो, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जो उद्योग कर रही हैं, वो आपकी सेकेंडरी सेक्टर के अंडर में या द्वितीय क्षेत्र के अंडर में आते हैं। तीसरी चीज, जहां कहीं भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही हो, यानी कि जैसे IT सर्विस हो गया, हॉस्पिटल सर्विस हो गया, बस सर्विस हो गया, ट्रेन सर्विस हो गया, जहां पर भी डायरेक्ट ह्यूमन इन्वॉल्व है फॉर गिविंग द सर्विसेज, वो आपका क्राइटेरिया किसके अंडर देखने को मिलेगा, टर्सरी सर्विस के लिए। और जहां पर हाई स्किल की डिमांड और अलग अलग सारी चीजें हो, तो वो आपके क्वाटरनरी या फिर चतुर्थक क्षेत्र के अंदर में आता है, आपका कौन सा, क्वाटरनरी। और हाई स्किल वाले में जैसे कि साइंटिस्ट लोग वगैरह और जो हाई स्किल वाले लोग होते हैं वो लोग आ जाते हैं यहाँ पर, हाई स्किल में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। द्वितीय सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र में कच्चे माल को तैयार या अर्ध तैयार उत्पादकों में बदलना शामिल है। औद्योगिक विनिर्माण या फिर निर्माण और प्रसंस्करण जैसी रासायनिक जड़ी बूटियों से दवा बनाना इसी क्षेत्र में आते हैं। इसीलिए हम इस पर्टिकुलर सेक्टर को किस सेक्टर में रखेंगे, सेकेंडरी सेक्टर में रखेंगे। अगला सवाल, द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल इंक्लूडिंग लार्ज स्केल ऑफ फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड। अगर हिंदी में कहें, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी जैसे बड़े पैमाने के कारकों सहित समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी, इकोनोमेट्रिक्स या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स। आप समझिए, हम इकोनॉमी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं मेजरली, जहां पर कहा जाए। पहला आ जाता है आपका माइक्रो इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी, और दूसरा आ जाता है आपका मैक्रो इकोनॉमी, ठीक है। यह आपकी विस्टी अर्थशास्त्र कहलाता है।
इकोनॉमिक्स कह सकते हो या फिर मैक्रो इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स, ये बेसिकली टेक्निक होती हैं, तो हम इसको इकोनॉमिक्स कहेंगे। अभी इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के अंदर भी मैं आपको डिफरेंस समझा दूंगा, ठीक। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, सिंगल या इंडिविजुअल, और समष्टि अर्थशास्त्र, बहुत ही ज़्यादा हिंदी में बता दिया गया। अब सिंपल से समझिए, हम इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में तो डिवाइड कर दे रहे हैं, एक हमारी माइक्रो, एक है हमारा मैक्रो, यानी सूक्ष्म और लार्ज। तो जब कभी भी एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करी जाए, एक सिंगल पर्सन की बात करी जाए, एक सिंगल फर्म की बात करी जाए, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं इस पर्टिकुलर अमाउंट की सैलरी कमाता हूं, इतना काम करता हूं और मेरे पास कितना अपना संपत्ति वगैरह है, तो वो मेरी इकोनॉमी है। या फिर मैं कहूं कि मैं अपना इकलौता ब्रेन डेस्क ईडीयू की टीम से कितना अर्न करता हूं, मेरी ये पर्टिकुलर टीम जो है ऑर्गेनाइजेशन है वो कितना अमाउंट अर्न करती है, तो वो हमारे टीम की क्या हो जाएगी, इकोनॉमी हो जाएगी। तो हम उसको किस सेक्टर में रखेंगे, माइक्रो इकोनॉमी की। लेकिन अगर मैं बात करूं कि पूरे के पूरे मेरे स्टेट के अंदर कितने लोग हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन से पैसा कमाते हैं, और पूरे राज्य के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जो ऑनलाइन टीचिंग करके पैसा कमाते हैं, या पूरे देश के अंदर कितने लोग हैं जो पूरे के पूरे ऑनलाइन से पैसा कमाते हैं, ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं, या पूरे देश की इकोनॉमी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो किस सेक्टर में आ जाएगी, आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगी। और इन्हीं की स्टडी करके हम पता कर सकते हैं आपके इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, आपकी जीडीपी, ये सब कुछ आपका कैलकुलेट किया जाता है, आपको इंक्लूड किया जाता है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी अप्लाइड यानी कि फ्लो ऑफ इकोनॉमिक्स है, यानी फ्लो ऑफ मनी को अगर हम देखें, इकोनॉमिक्स क्या है आपके, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है सिंपल सा कुछ टेक्निक्स, टूल्स, प्रिंसिपल जो इस सब्जेक्ट के अंदर दिए गए हैं। यानी कि कैसे आप कैलकुलेट करेंगे किसी देश की जीडीपी कितनी है, इन्फ्लेशन कैसे होता है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होती है, बैंकिंग सेक्टर कैसे काम करते हैं, उसके सारे प्रिंसिपल किसमें दिए गए, इकोनॉमिक्स में, यानी कि सब्जेक्ट है। और जब हम इसको अप्लाई करने की बात करते हैं किसी के ऊपर, तो वो आ जाती है आपकी इकोनॉमी के अंदर। जैसे कि इंडिया की इकोनॉमी की अगर हम बात करें, इंडियन इकोनॉमी, तो इंडिया के जीडीपी रेट कितना है, इन्फ्लेशन कैसा है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है, तो वो कहलाएगी आपकी इकोनॉमी। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। तो यहां पर अगर हम बात करें लार्ज स्केल में, तो मैक्रो इकोनॉमी आपका करेक्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें। तो आंसर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, समष्टि अर्थशास्त्र जिसको हम कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र कहने का मतलब ये है समग्र अर्थव्यवस्था के व्यवहार का अध्ययन करता है। यह जीडीपी, राष्ट्रीय आय, बेरोजगार दर और मूल्य सूचकांक जैसे व्यापक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपका एसएससी कई बार एग्जाम में पूछता है, और आप बेसिक से समझेंगे सारी की सारी चीजें, तो ऑप्शन आराम से आप क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। विच इकोनॉमी सिस्टम रिलाइज primarily on the free market and private ownership to determine the price and production। हिंदी में समझ लेते हैं, कौन सी आर्थिक प्रणाली कीमतों और उत्पादन को निर्धारित करने के लिए मुख्य रूप से मुक्त बाजार और निजी स्वामित्व पर निर्भर करती है। अब इनका क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब ये है कि ऐसी मार्केट जो क्या करती है, प्राइमरली फ्री मार्केट यानी कि फ्री बाजार, मुख्य रूप से मुक्त बाजार, प्राइवेट ओनरशिप के अंदर में आती है, और वो डिटरमाइन क्या करती है, प्राइस एंड प्रोडक्शन। यानी कि अगर मेरी खुद की कंपनी है तो मैं डिसाइड कर सकता हूं कि मैं अपना कोर्स कितने पैसे में बेचूंगा, मेरे को उसकी आज़ादी है। तो वो किस पर्टिकुलर किसके इकोनॉमी के अंडर में आएगी, क्या वो कॉमांड इकोनॉमी के अंदर आएगी यानी कि नियोजित अर्थव्यवस्था के अंदर, या ट्रेडिशनल इकोनॉमी के अंदर आएगी, या फिर हम बात करें कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर आएगी, या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर में आएगी। तो यहाँ पर जब भी बात चल रही हो आपकी फ्री मार्केट या फिर प्राइवेट ओनरशिप जो डिटरमाइन या रेगुलेट करती है अपनी सारी की सारी चीज़ें, वो आपकी कहलाती है कैपिटलिस्ट आपकी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसके अंदर हमें देखने को मिलती है। फ्री मार्केट इकोनॉमी डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अगर मान लेते हैं टीसीएस की कोई कंपनी है, वो अपने किसी प्रोडक्ट का कितना प्राइस रखती है, कैसे अपने मार्केट को रिलीज करती है, कैसे वो सेल्स को अपने मैनेज करती है, तो वो किस कैटेगरी के सेक्टर्स में आएंगे, वो आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर में आएंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। चलो अगला सवाल, गुड्स फॉर विच डिमांड डिक्रीज व्हेन द कंज्यूमर इनकम इंक्रीज आर नोन एज। वे वस्तुएं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर कम हो जाती हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर आप 20,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हैं, आपको बेसिक चीज़ें पसंद आएंगी, छोटी मोटी चीज़ों से आपका काम चल जाएगा, आप उनको क्या करेंगे, खरीद लेंगे, और अपनी पॉकेट के हिसाब से, अपनी इनकम के हिसाब से क्या करेंगे, अपनी चीज़ों को मैनेज करेंगे। यहाँ तक बहुत क्लियर है। अभी आपको क्या हो जाता है, आपका जॉब स्विच हो जाती है, गवर्नमेंट जॉब लग जाती है आपको बहुत ज़्यादा, अब आपको यहाँ पर मिलने लगा है एक
1 लाख रुपए पर मंथ मिलने लगा है आपको। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा आप कि जो चीज़ें आप सस्ती खरीदते होंगे तो वो खरीदना बंद कर देंगे। जो चीज़ें आप कॉमन लगती होंगी, अरे ये तो बहुत सस्ती है, मैं क्यों खरीदूँ, मेरे तो पैसा बढ़ गया, औकात बढ़ गई है, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा आ गया है, तो ऐसी चीज़ों कि अगर आय बढ़ने पर क्या कमी हो जाती है, तो क्या नॉर्मल गुड्स तो आप खरीदेंगे, सीधी बात है, नॉर्मल जो बेसिक चीज़ों के लिए चाहिए। बेबलेन वस्तुएं यानी कि जो जरूरत के अलावा दिखावे वाली चीज़ें होती हैं उनको भी आप खरीदेंगे। लेकिन अगर हम बात करें इंफीरियर गुड्स की, जो निम्न स्तरीय वस्तुएं हैं, तुम्हारे भाई की सैलरी हो गई है 1 लाख रुपए, तो क्या अब मैं छोटी चीज़ें खरीदूंगा? क्या अब मैं एंड्रॉयड फ़ोन चलाऊंगा? अब 1 महीने में 1 लाख रुपए आ रहा है तो आईफोन से काम चलाना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसी चीज़ें जो इन्फीरियर हैं, थोड़ी सस्ती हैं, हम उनको खरीदना बंद कर देंगे। तो क्या हो जाती है, जिनकी आय बढ़ने पर चीज़ें खरीदने कम हो जाती हैं, वो आ जाती हैं आपकी इन्फीरियर गुड्स के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? चलो, इन्फीरियर गुड्स निम्न स्तरीय वस्तुएं। निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग की ऋणात्मक आय लोच होती है जब उपभोक्ता अमीर हो जाते हैं तो वो बेहतर और महंगे विकल्पों के पक्ष में रहते हैं, इन सस्ती वस्तुओं को छोड़ देते हैं। मोटा अनाज। चलो अगला सवाल। अ क्लोज इकोनॉमी इज वन ऑफ विच। बंद अर्थव्यवस्था वह है जिसमें ओनली एक्सपोर्ट कैन टेक्स प्लेस, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हम निर्यात करते हैं। नाइदर एक्सपोर्ट और नॉर इम्पोर्ट टेक्स प्लेस, ना तो निर्यात करेंगे ना आयात करेंगे। ओनली इम्पोर्ट टेक्स प्लेस, केवल आयात होगा। या फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग इज जीरो, घाटे की वित्त व्यवस्था शून्य होती है। अब समझो, 2 तरह की मार्केट होती हैं। एक होती है आपकी ओपन मार्केट, ठीक, दूसरी होती है आपकी क्लोज मार्केट, या हम इसको इकोनॉमी भी कह सकते हैं। तो देखो, ओपन मार्केट कैसी मार्केट होती है कि जहां पर कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री में जाके क्या कर सकती है, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकती है, वहाँ प्लांट एस्टेब्लिश कर सकती है, किसी भी कंट्री से कुछ भी मंगा सकती है। फॉर एग्जांपल यूएसए, ठीक, या ब्रिटेन की हम बात करेंगे। क्लोज इकोनॉमी या क्लोज मार्केट ऐसी मार्केट होती हैं जिनका साफ कहना है, भैया हम किसी भी कंट्री से ना तो कुछ लेंगे और ना उसको देंगे, यानी कि हमारी मार्केट पूरी दुनिया के लिए क्या है, बंद है। आप हमको ना कोई चीज़ दीजिए ना हमसे कोई चीज़ लीजिए। तो वो कैसी इकोनॉमी कहलाती है, आपकी क्लोज इकोनॉमी। जैसे कि आपकी नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया एक ऐसी इकोनॉमी है जिसके अंदर ना तो वो क्या करता है, किसी से कुछ खरीदता है, ना किसी को कुछ बेचता है। ऐसी इकोनॉमी बहुत लंबे समय तक क्या करती है, सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। तो ऐसी इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं, यानी कि ना तो निर्यात होगा, ना हमें किसी से कुछ चाहिए और ना हम किसी को कुछ देंगे। वो कहलाती हैं आपकी कौन सी, क्लोज इकोनॉमी। चलो अगला सवाल। The law of supply state that other things remaining constant and increase in the price of goods leads to, आपूर्ति के नियम के अनुसार अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर क्या होता है। सवाल समझो, आपूर्ति यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई कहती है कि अन्य बातों के समान रहने पर, यानी बाकी सारी चीजें समान है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर क्या होता है। अगर सारी चीजें सही हैं और किसी चीज की कीमत में वृद्धि हो गई तो क्या होगा, डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई, आपूर्ति की नई मात्रा में कमी होगी, या फिर इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई, आपूर्ति की गई मात्रा में वृद्धि होगी। अगर क्या होता है, कीमत में वृद्धि होता है, तो एक चीज याद रखना कि यहां पर जो क्वांटिटी है उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी विल योर करेक्ट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। आपूर्ति का नियम कीमत और आपूर्ति की गई मात्रा के बीच में सीधा संबंध दिखाता है। यदि किसी वस्तु का बाजार मूल्य बढ़ जाता है तो उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए अधिक आपूर्ति करने के लिए प्रेरित होते हैं। यानी कि अगर उसका मार्केट में वैल्यू बढ़ गया है तो उसका क्या होगा, जो आपका प्रोडक्शन है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। मान लेते हैं मेरी कोई चीज़ सेल हो रही है, अब उसका पैसा बढ़ गया है तो मैं उसका प्रोडक्शन और ज़्यादा करूँगा ताकि वो और ज़्यादा सेल हो। यानी कि ये आपका डिपेंड करता है आपके लाभ के ऊपर, ठीक है, लाभ के ऊपर। चलो अगला सवाल। व्हाट इज द फंडामेंटल इकोनॉमी प्रॉब्लम फेस बाय ऑल सोसाइटी दैट लीड्स टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है आपकी नीड और दूसरी होती है आपकी डिज़ायर, ठीक है। एक कह सकते हो आपकी ज़रूरत है और एक आपकी क्या है, चाह है, यानी कि डिज़ायर है, आपकी मांग, आपकी सोच है। तो किस चीज़ को फुलफिल किया जा सकता है, नीड को तो फुलफिल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मुझे भूख लगी है, खाना दे दो, मेरी नीड कंप्लीट। अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं भाई मुझे भूख लगी है लेकिन मुझे खाना चाहिए, इटालियन फूड चाहिए मेरे को, उसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। तो अब मैं बैठा हूँ यहाँ पर,
भूख लग रही है मुझे, लेकिन मुझे अपनी डिज़ायर कंप्लीट करनी है ताकि मेरी भूख, तो एक चीज़ जो है वो कंप्लीट की जा सकती है, डिज़ायर कंप्लीट नहीं की जा सकती हर किसी इंडिविजुअल की। 100 लोग हैं, 100 लोगों को हो सकता है दाल चावल ना पसंद हो, 100 में से 50 लोग कुछ और मांग रहे हैं, तो क्या करा जा सकता है, 50 लोगों की नीड कंप्लीट की जा सकती है, 50 लोगों की डिज़ायर को कंप्लीट नहीं किया जा सकता। यही सिस्टम आपका अप्लाई होता है अर्थशास्त्र के अंदर, आपके इकोनॉमिक के अंदर। 145 करोड़ लोग हमारे देश में हैं, सबकी नीड्स तो फुलफिल ऑलमोस्ट की जा सकती हैं बाय यूजिंग द इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल, बट हम हर किसी की डिज़ायर्स कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट को भी क्या करा जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है, इनइक्वालिटी को भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन दुर्लभता जिसको हम स्कार्सिटी बोलते हैं उसको क्या नहीं किया जा सकता, सॉल्व नहीं किया जा सकता। दुर्लभता मुख्य आर्थिक समस्या है, मानवीय इच्छाएं असीमित हैं, जिसे कहते हैं इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, तो लेकिन इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधन सीमित हैं। अर्थशास्त्र यह अध्ययन करता है कि इन सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक आवंटन कैसे किया जाए। देखिए इसको और अच्छे से समझिए, इकोनॉमी आपकी क्या करती है, इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। जितने हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनको कैसे हम अच्छे से इस्तेमाल करें ताकि एक पूरे के पूरे नेशन के नीड्स को फुलफिल किया जा सके। दिस इज सिंपल कॉल्ड इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स, ठीक है। अगला सवाल, In a socialist economy, the major means of production are primarily owned and controlled by। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के प्रमुख साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण मुख्य रूप से किसके पास होता है। आपको मैंने 3 तरह की इकोनॉमी बताई, कैपिटलिस्ट, दूसरी आपकी सोशलिस्ट, तीसरी आपकी मिक्स्ड, जिसको हम मिश्रित कहते हैं। अब यहां पर ये सवाल कर रहे हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर पहली इकोनॉमी है जहां पर अगर कंप्लीट कैपिटलिस्ट आपकी क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो वहां पर सारा का सारा अधिकार प्राइवेट ओनरशिप के पास होगा। फॉर एग्जांपल यूएसए, वहां की सारी सर्विसेज कौन देखेगा, प्राइवेट ओनरशिप वाले देखेंगे। सोशलिस्ट सेक्टर में सारी की सारी चीजें डिसाइड करी जाएंगी गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि आपकी कोई फ्री विल नहीं है, गवर्नमेंट के द्वारा चीज़ें जो जितनी आपको नीड है, आपको 4 रोटी की नीड है, आपको 4 रोटी मिल जाएंगी, आपको रोटी की नीड है, आपको रोटी, कपड़ा, मकान सब मिल जाएगा, सर्विसेज मिल जाएंगे, आप खुद से कुछ नहीं कर सकते। समाजवादी मिक्स में क्या है, दोनों का मिक्सचर है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर मेजर मीन्स यानी कि सारी की सारी चीज़ें किसके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, तो सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं आपके स्टेट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि आपको क्या करना है। बेस्ट एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया, 5 हेयर स्टाइल फिक्स हैं या 6, 7, 8 जितने भी हैं हेयर स्टाइल फिक्स हैं, वही सिलेबस पढ़ना है, फिक्स चैनल आपको देखने हैं। यू कैन नॉट डिसाइड व्हाट यू वांट टू वॉच, यू कैन नॉट डिसाइड व्हाट यू वांट टू स्टडी, यू कैन नॉट डिसाइड व्हाट यू वांट टू प्रोड्यूस। द गवर्नमेंट विल डिसाइड व्हाट यू विल डू और व्हाट यू विल नॉट डू। तो ये कैसी अर्थव्यवस्था कहलाती है आपकी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। क्लियर है यहाँ तक। अगला सवाल, विच सेक्टर करंटली कॉन्ट्रीब्यूट द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंडिया की जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है। तो इंडिया की हम बात करें, हाँ, अब इकोनॉमी में सब अप्लाई हो रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, बट इंडिया की जीडीपी के अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का आता है। तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट करता है वो हमारा सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि टर्सरी सेक्टर, ठीक है। याद रखिएगा, तृतीय क्षेत्र आपका कंट्रीब्यूट करता है सबसे ज्यादा इंडियन इकोनॉमी के अंदर। तृतीय सेवा क्षेत्र भारतीय जीडीपी का 50% से अधिक है, सबसे बड़ा योगदान करता है। हालांकि प्राथमिक क्षेत्र कृषि अभी भी सबसे बड़ी संख्या के लोगों का रोजगार विषय है। दोनों चीजें समझिए, इंडिया की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है आपकी कृषि के ऊपर, ठीक है, कृषि के ऊपर डिपेंड करती है, रोजगार वगैरह सारी की सारी चीजें। बट अगर हम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कंट्रीब्यूशन आपका सबसे ज्यादा होता है बाय द टर्सरी सेक्टर, ठीक है। और यहाँ पर जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें वर्क फोर्स सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है और ये कंट्रीब्यूट लेस देन 20% यहाँ पर आपका कंट्रीब्यूट करता है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। अगला सवाल, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड आपके क्या होते हैं। अर्थशास्त्र में स्थान पत्र वस्तु किस शब्द का क्या अर्थ है।
वे वस्तुएं जिनका एक साथ उपयोग किया जाना चाहिए, यानी कि गुड्स दैट मस्ट बी कंज्यूम टुगेदर, या फिर वे वस्तुएं जिनका उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है, गुड्स दैट कैन बी यूज प्लेस ऑफ अनदर, या वो वस्तुएं गुड्स दैट एब्सोल्युटली और नो डिमांड, ऐसी वस्तुएं जिनकी बिल्कुल भी मांग नहीं है, या गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अनदर कंट्री। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, फार्मेसी में आप देखते हैं तो आपसे क्या बोला जाता है कि भैया ये वाली ब्रांड की तो दवाई नहीं है, लेकिन इसका एक सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, इसका एक क्या है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो आप वो ले जाओ, आप इससे काम चला सकते हो, सेम सॉल्ट है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप उसको आराम से खाएंगे। यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स उन गुड्स को कहा जा सकता है जो एक के स्थान पर दूसरे प्रोडक्ट को हम यूज करके काम चला सकते हैं, यानी कि वे वस्तुएं जिनका उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है, वो आपकी क्या कहलाती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाती हैं इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, चलो अगला सवाल, Which of the following is not generally considered one of the core factor of production? किस पर्टिकुलर यानी कि निम्नलिखित में से किस सामान्यता उत्पादन के मुख्य कारकों में एक नहीं माना जाता है? कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको नहीं कंसिडर किया जा सकता है एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? लैंड यानी कि भूमि, लेबर श्रम यानी कैपिटल यानी कि पूंजी, या फिर मनी। तो जब भी हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें स्पेसिफिक, तो वहां पर मनी डू नॉट कंसिडर एज अ मेन या कोर फैक्टर। अब उत्पादन के 4 शास्त्रीय कारक हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, मशीनरी, उपकरण और उद्यमता, जिसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। धन केवल इन कारकों को प्राप्त करने का विनिमय एक माध्यम है, यह अपने आप में कोई उत्पादक संसाधन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आपके पास क्या नहीं है, भूमि नहीं है, लैंड नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं है, आप कह सकते हो सबसे खरीद सकते हैं, लेकिन ये मेजर फैक्टर नहीं है आपका इन सब के कामों में, तो यहाँ पर आपका मनी आपका क्या है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं माना जाता है। अगला सवाल, द पॉलिसी ऑफ लेसेस फेयर लेट थिंग्स टेक देयर ओन कोर्स इज प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच इकोनॉमी सिस्टम? हस्तक्षेप यानी कि जो एक आपका फ्रांस का वर्ड है कि नीति किस आर्थिक प्रणाली की प्रमुख विशेषता है? तो यहाँ पर अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, ये जो पर्टिकुलर वर्ड यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। अब इस वर्ड का मतलब जी, हस्तक्षेप एक फ्रांसीसी शब्द है, यह एक ऐसे आर्थिक वातावरण को संदर्भित करता है जहां निजी पार्टियों के बीच लेन देन सरकारी हस्तक्षेप से क्या होते हैं, मुक्त होते हैं, यानी कि शुद्ध पूंजीवाद, यानी कि अगर हम बात कहें ट्रू कैपिटलिस्ट। अब जहां पर मेन कंपनियां आपस में कुछ भी लेन देन करती हैं, उसके अंदर गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, उसके लिए एक फ्रांसीसी वर्ड यूज़ किया जाता है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, लेसेस फेयर इसको बोलते हैं, और ये कैसा है, एक फ्रेंच वर्ड है, एक फ्रांसीसी शब्द है। क्लियर है यहाँ तक? अगला सवाल, इन मार्केट इकोनॉमिक्स इफ द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इज फार ग्रेटर देन सप्लाई इट यूजुअली लीड्स टू, यानी कि बाजार अर्थशास्त्र में यदि किसी उत्पाद की मांग उसकी आपूर्ति से बहुत अधिक है, तो इस कारण को आमतौर पर हम क्या कहते हैं? फॉर एग्जांपल समझिए, एकदम बेसिक से समझिए सवाल को, अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड बहुत है और उसकी सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही है, लोगों को आलू चाहिए बहुत ज़्यादा बनाने के लिए, आलू का प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, तो आलू की क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी। तो इसी को इकोनॉमी में क्या कहते हैं, कमी या घाटा कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? शॉर्टेज। चलो अगला सवाल, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT सेक्टर एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज इंडस्ट्री फॉल्स अंडर विच सेक्टर? जहाँ पर भी आपको दिखाई दे सर्विसेज, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, वो आपके सिंपल ऑप्शन आपको क्लिक करना है, टर्शरी सेक्टर के अंडर में आता है, तृतीय क्षेत्र के अंडर में आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल, द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लाइक कार एंड पेट्रोल इज ऑलवेज, पूरक वस्तुओं जैसे कार और पेट्रोल के लिए मांग की आड़ी क्रॉस लोच हमेशा कैसी होती है? देखिए, इसको समझने के लिए बहुत सिंपल समझिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने कार ली, कार खुद तो चलेगी नहीं, तो कार के साथ में एक चीज़ और कॉमन होती है जिसको हम पेट्रोल कहते हैं। ठीक है, पेट्रोल कहते हैं। अब अगर पेट्रोल की अगर हम बात करें, जैसे फ़ोन है, फ़ोन के साथ में एक चीज़ और कॉमन है, वो है आपका इंटरनेट। आज के टाइम पे तो चाहिए। तो अगर एक चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है
कार का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो पेट्रोल लेना लोग बंद कर देंगे, या फिर इंटरनेट के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो लोग किसी और चीज़ पे स्विच करेंगे, फ़ोन के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यानी कि ये एक दूसरे के क्या हैं, नेगेटिव पैटर्न्स हैं। अगर एक की चीज़ें बढ़ेंगी तो दूसरे का यूज़ या दूसरे के खरीद में, सेल में, लेन देन में क्या होगा, डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो ये एक दूसरे के नेगेटिव या ऋणात्मक फैक्टर्स हैं। पूरक वस्तुओं का एक साथ उपयोग किया जाता है। यदि एक वस्तु कार की कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तु पेट्रोल की मांग घट जाती है, इसलिए इन्हें ऋणात्मक, इनके बीच में संबंध कैसा है, आपका नेगेटिव रिलेशन है इनके बीच में। अगला सवाल, अ नॉर्मल सप्लाई कर्व प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ जनरली स्लोप्स। तो अगर आपका ग्राफ खींचा गया एक सामान्य आपूर्ति वक्र मुख्य रूप से किस ओर ढलान वाला होता है, तो क्या वो आपका डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है, बाएं से दाएं की नीचे की ओर होता है, या अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है, बाएं से दाएं की ओर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। आपूर्ति वक्र सामान्यतः ऊपर की ओर ढलान वाला धनात्मक ढलान होता है, जैसे कीमत आपकी वाई अक्ष पर, वाई एक्सिस पर देखने को मिलती है, और आपूर्ति की गई मात्रा आपको एक्स पर बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। क्लियर है। अगला सवाल, डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्टली ऑब्जर्व इन विच सेक्टर। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में देखी जाती है। समझिए, ये जो वर्ड है डिस्टिंग्विश्ड या प्रच्छन्न बेरोजगारी, फॉर एग्जाम्पल, यानी कि अगर बोला जाए कि एक काम को करने के लिए 10 लोग चाहिए, ठीक है, 10 लोग आपको चाहिए काम करने के लिए, लेकिन यही एक काम आपके 5 लोग भी करें तब भी हो जाएगा, तो यहाँ पर जो क्या है, इस जगह पर 5 एक्स्ट्रा लोग हैं। ये जो 5 एक्स्ट्रा लोग आपको देखने को मिल रहे हैं, ये भी इसी काम में इन्वॉल्व हैं। ये कुछ और काम भी कर सकते थे, लेकिन ये भी इस काम में इन्वॉल्व हैं। इस पर्टिकुलर चीज़ को हम बोलते हैं डिस्टिंग्विश्ड एम्प्लॉयमेंट, और ये सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, कृषि क्षेत्र के अंदर हमें देखने को मिलती है, और ये सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न माना जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी तब होती है जब किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं, जिसका अर्थ कि उनकी सीमित उत्पादकता शून्य है। भारतीय कृषि में सबसे अधिक देखा जाता है यही पैरामीटर। अगला सवाल, द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना सबसे अच्छे तरीके से किस रूप में वर्णित किया जाता है। बहुत ही सिंपल सवाल है, आप सब जानते हैं हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी है, और मिक्स्ड इकोनॉमी कैसी थी, 1990s के बाद ही हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी होना स्टार्ट हुई है। उससे पहले हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो मिक्स्ड इकोनॉमी थी, लेकिन ये सोशलिस्ट ज़्यादा थी, यानी कि समाजवादी ज़्यादा थी, लेकिन अभी 1990s के बाद में ये कैपिटलिस्ट ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो इंडिया में इकोनॉमी कैसी देखने को मिलती है, हमें मिक्स्ड इकोनॉमी देखने को मिलती है। प्राइवेट स्कूल भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में हैं। डिफरेंट सेक्टर्स आपके प्राइवेट जैसे कि सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर्स आपके प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, यानी कि बोथ आपस में मिलकर काम चलाते हैं। तो इंडिया में जो व्यवस्था देखने को मिलती है हमें, वो कैसी देखने को मिलती है, मिक्स्ड इकोनॉमी की व्यवस्था हमको देखने को मिलती है, अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है हमें। अगला सवाल, इन इकोनॉमी टर्मिनोलॉजी व्हाट डज एब्रीविएशन जीडीपी मीन्स। आई होप ये आप सब लोगों को पता होगा। जीडीपी स्टैंड फॉर, आपका जो आर्थिक शब्दावली में संक्षिप्त नाम जीडीपी का पूर्ण स्वरूप क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, या जनरल डोमेस्टिक प्राइस, या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोग्रेस। तो जहां कहीं भी आपको सुनाई देता है सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज नोन एज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज नोन एज द जीडीपी, फुल फॉर्म जीडीपी। सकल घरेलू उत्पाद की एक विशिष्ट समय अवधि, आमतौर पर एक वर्ष में किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य क्या है, यानी कि एक साल के अंदर उस देश ने कितनी कमाई की है, कितना प्रोडक्शन किया है, इस कम्स अंडर द जीडीपी। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके इकोनॉमी सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये एमसीक्यूज बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके थ्योरी लेक्चर्स हमने ऐप पर अपने अवेलेबल करा रखे हैं। हमारा आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, BrainDesk EDU। क्लियर है यहाँ तक?
यहाँ पर हमने अपना एक क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया गया है जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए, और वो स्टूडेंट जो एसएससी फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं और हमारा कोर्स जो है वहाँ पर अवेलेबल है उसे आप परचेज़ कर सकते हैं। अभी हमारे कोर्स पर एक डिस्काउंट चल रहा है, ब्रेन डेस्क ED 250 अगर आप कूपन कोड को इस्तेमाल करते हैं तो आपको 250 रुपये या 25% का ऑफ आपको देखने को मिलेगा हमारे ऐप के ऊपर। और यहाँ ऐप पर आपको सारे डिटेल्ड नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड करी जा रही हैं हमारे ऐप के ऊपर। तो आप अपनी इवेल्युएशन को क्या कर सकते हैं, अच्छे से चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं, एवेल्युएट कर सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।